बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में आज हमने आरोग्य भव सीरीज के तहत एक ऐसी बीमारी जो पूर्वांचल में क्या देश स्तर पे और वर्ल्ड वाइड उस बीमारी का असर है, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो आज हमने इसके एक्सपर्ट के रूप में गोरखपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत सिंह जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। प्रशांत सिंह जी से हम आज इस बीमारी के बारे में कि ये कैसे होती है, कारण क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और छाती के क्षय रोग के अलावा बाकी कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो भी टीबी की चपेट में आ जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे बिंदु हैं। आप बहुत सारे हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं इस बारे में जानना चाहते थे, उनके सवाल थे, तो इसलिए आज हमने जिला अस्पताल के क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सिंह जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो डॉक्टर साहब, आज टीबी को लेकर के जो स्थिति बनी है, तो इस बीमारी के सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी होने के क्या कारण? होने का कारण बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा जो अनहाइजीनिक स्वभाव है जी जी टीबी छोड़िए, किसी भी और बीमारी जो छाती से खास तौर पर होती है जी, उनका सबसे प्रमुख कारण जो फैलने का वो है एक दूसरे की छींक या फिर जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं उसको, उसके थ्रू होता है। मतलब कोई आदमी अगर छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके मुंह से जो हवा निकलती है, जो भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो अराउंड उसका स्पीड अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है जी। और हम लोग पिछले कई सालों से लगातार लोगों को समझाते आ रहे हैं कि जब भी आपको सर्दी जुकाम, टीबी छोड़ दीजिए, सर्दी जुकाम भी हो तो उसमें आप अपने खांसते समय खास तौर पर नाक और मुंह को प्रॉपर कवर करके रखें। जब आप उसको कवर करते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता है, वो आप तक ही सीमित है। मींस आपको इन्फेक्शन है तो आपको उससे फर्दर खतरा नहीं है, लेकिन जो आपके आजू बाजू लोग खड़े हैं वो तो एटलीस्ट उससे सेफ हो जाते हैं जी। ये सबसे प्रमुख कारण है कि हम उस चीज़ को ध्यान दें। हमने छींका और फिर आगे चलते बने। अगर मुझे टीबी है तो आसपास जितने थे वो इन्फेक्ट हो गए। अब उन इन्फेक्टेड में जिनकी इम्यूनिटी लो है, खासतौर पर जो मान लीजिए कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कई तरह की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, उससे सफ़र कर रहे हैं, तो उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। या फिर यंग बच्चे आजकल के जो खाते पीते नहीं है ठीक से, तो उनके अंदर वाइटामिन की कमी रहती है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन रहता है, तो दे आर मोर प्रोन इस इन्फेक्शन को डेवलप करने के, तो उनको जाता है। और जो भी प्रोन होते हैं, देखिए इन्फेक्टेड हम सब हैं, लेकिन इन्फेक्टिव होने में अंतर है। हम इन्फेक्टिव तब होंगे जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होगा, हम खुद उस बीमारी से ग्रसित हो रहेंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हम उससे लड़ सकते हैं, हमारा बॉडी से फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद ही डाउन है, ऑलरेडी हमको कहीं से सोर्स मिल गया है, तो वो उसके लिए आ जाओ। जी डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो हमने अभी इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो 1800 के आसपास ये यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हुई थी जी, और अभी 2020 का जो आंकड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में 2,14,000 लोग इस बीमारी से मरेंगे जी। तो ये बीमारी क्यूरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल है, अगर टाइमली इनको डायग्नोज कर लिया जाए जी, टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए जी। एंड अब एक और प्रॉब्लम हो गया है ट्रीटमेंट में, हमारे पास MDR, XDR नामक बीमारी, जैसे नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस से टीबी हो गया जी। दूसरा इसके बाद आता है MDR मतलब हो गया आप मैक्सिमम दवा जो नॉर्मली काम करती है वो काम नहीं कर रही है। अच्छा जी जी, वो हो गया। तो उनमें कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जो चलाई जाती हैं, जिनका ड्यूरेशन भी लंबा होता है, उनको खाने के बाद उनके कॉम्प्लिकेशंस भी हाई रहते हैं। चलो फिर दैट इज ऑल्सो क्यूरेबल टू सम एक्सटेंट। लेकिन इसके बाद आता है अब XDR आता है, जिसके बाद एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस आता है, जिसमें नॉर्मल चलिए छोड़िए, जो सेकेंड लाइन थी वो भी काम नहीं कर रही है जी, उसमें भी अब गिनी चुनी दवाएं बचती हैं कि वो काम करे। तो बेसिक सिंपल बात यही है कि अगर हमने इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया,
अगर वो प्राइमरी केस है जो कि नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस है तो दैट इज इजीली क्यूरेबल, बशर्ते पेशेंट उसमें आमतौर पेशेंट का क्या होता है, वो दवा खाया, महीने भर पर ठीक होना शुरू हो गया, तो उसको लगा हाँ अब तो हम ठीक है, उसने दवाइयाँ बंद कर दी, तो दवाइयाँ बंद की, फिर महीने भर बाद फिर से उसको अटैक आया, फिर से दवाइयाँ शुरू की, अगर फिर लापरवाही बरती, फिर से बंद कर दिया, तो यही चीज़ आगे चल के एमडीआर एचडीआर जो आते हैं टर्म, उसमें कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ये नॉर्मली जैसे कितने दिन तक इसकी दवा चलती है? मिनिमम 6 महीना तो चलना ही है, 6 महीना। मिनिमम 6 महीना चलेगा। जी। उसके आगे डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, कैसा है, उसको हमको 2-3 महीना और बढ़ाना है कि 6 महीने पे ही रोक लेना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपके पास जो आप तो जिला अस्पताल में हैं जी। और इधर गोरखपुर और पूर्वांचल में हुँ। आपके पास नॉर्मली पर डे कितने केसेज लगभग आ रहे हैं आजकल? कोई आप लोगों ने डाटा इसका स्टडी कराया है कि? डाटा अभी हमारे पास एग्ज़ैक्टली डाटा नहीं है, बट हमारे डॉट सेंटर पे जाएँगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। जी। जितने भी हम लोग डायग्नोज़ करते हैं, क्योंकि मैं अकेला फिजिशियन नहीं बैठा हूँ, कई और हैं। जी, जी। नॉर्मल एमडी मशीन के बारे में केसेज़ आते हैं, वो भी अगर मतलब डायग्नोसिस करते हैं तो उनके भी केसेज़ आपके डॉट सेंटर पे रजिस्टर होते हैं। जी। तो फ्रॉम देयर हम लोग वहाँ से अच्छे से पूरा डाटा रिकलेक्ट कर सकते हैं कि पर डे कितने केसेज़ आ रहे हैं। मेरे पास देखा जाए तो अगर 100 की ओपीडी है, अगर जी। नॉर्मली रहती है, जी। तो 100 में 3-4 निकल जाते हैं 3-4 निकल रहा है। आराम से। और उसपे भी उनको कई बार बोलना पड़ता है, नहीं आप जाइए बलगम की जाँच करिए। सर उनका फिर वो होता है, सर बलगम तो आ ही नहीं रहा। कोशिश करो, भाप लो, कई तरह की मोडेलिटी होती है, इसको किया जाए तो शायद निकल जाए। जब कुछ नहीं निकल पाता है, क्लिनिकल सस्पिशन हमारा है कि नहीं इसको टीबी है और कि हमारे पास वो बचा नहीं और किसी दवाई को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो देन वी स्टार्टेड। अच्छा, ये बॉडी भी तो जैसे इसके लक्षण खास लक्षण क्या है? खास लक्षण सबसे पहले बुखार आता है, खास जी। तौर पे शाम के समय। शाम के शाम समय? के समय खास तौर पे खांसी आएगी, ज़्यादा ही अगर इन्फेक्टेड रहेगा तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, जी। भूख कम लगेगा, थकान ज़्यादा होगी, काम करने का मन नहीं करेगा। ये सब बेसिक सिम्टम्स है जो इसके ट्यूबरकुलोसिस हम लोग डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे जो चेस्ट का टीबी है। चेस्ट की टीबी। जी। ये आपके पास क्या ऐसा भी होता है कि लोग, चूंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है जी, और गांव बहुल ये क्षेत्र है, बिल्कुल। तो लोग क्या ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जब पहले वो अपना कहीं आसपास के अपने डॉक्टर को या झोला छाप को दिखाने के बाद, और जब बहुत ऐसा काफ़ी टाइम बीत जाता है, तब आपके पास आते होंगे, बिल्कुल, ऐसे बहुत केसेज़ हैं। है ना? इनफैक्ट जो 4 या 5 दिन के आ रहे हैं हमारे पास, उसमें से कम 3 ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कई बार दवा खा चुके हैं। जी। ऐसे बहुत हैं। खाते हैं, महीने भर में छोड़ देते हैं, पूछने पे किसी बार तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ने बोला। अब पता नहीं डॉक्टर ने बोला कि खुद छोड़ा भगवान जाने, बट कई आते हैं, बहुत आते हैं। अच्छा, धूम्रपान भी क्या टीबी को बढ़ाने में बिल्कुल, एक बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है ये। धूम्रपान अगर करते हैं तो आपका धुआँ कहाँ जा रहा है सबसे पहले? जी। आपके नाक के रास्ते, मुँह के रास्ते होता हुए ये सांस की नली के श्वसन नली जिसको कहते हैं उसके होते हुए सीधे फेफड़े तक जाता है। फेफड़े में जाके इसका अपना अलग इफेक्ट है, वो वहाँ जाके उसके बेसिक आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये बेसिक आर्किटेक्चर का डिस्ट्रॉय हो तो ऑलरेडी जो चेस्ट का इम्यून सिस्टम वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट का सबसे कॉमन कफ को हम लोग बोलते हैं गलत है, कफ नहीं होना चाहिए, बट कफ को देखा जाए तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर कोई भी चीज़ आपके न्यूरोन पाइप के अंदर घुसी तो बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है कि कफ करके उसको बाहर निकालेगा। कफ नहीं कर रहा है तो फिर वही फंसा रह जाएगा। तो एक पॉजिटिव फैक्टर खांसी आई, बॉडी उसको निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही जब लंग डैमेज हो रखा है ऑलरेडी, आपने धूम्रपान इतना किया कि आपका लंग फैल गया है, उसके अंदर उसका सीलिंग मोटेलिटी, मतलब एक मोटेलिटी होती है जिससे बेसिकली अंदर के सामान को बाहर फेंकने में मदद करता है, वो मोटेलिटी भी कम हो रखी है, तो जो कि अंदर घुस गई वो निकलेगी। जब निकलेगी नहीं तो दे आर मोर प्रोन टू गेट दोस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। आपके यहाँ जो जिला अस्पताल है, जी, वो मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं आप लोग, जैसे कोई मरीज आता है उसकी जांच, सारी चीज़ें, दवाइयों की क्या स्थिति है, कि मतलब आपके पास या सारी चीज़ें सुविधाएं क्या क्या हैं? देखिए इन जनरल जितना हमको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज करने के लिए चाहिए वो हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जी। जैसे बलगम की जांच कराना, छाती का एक्सरे कराना, ब्लड के टेस्ट जितने भी होते हैं, ईसीजी वगैरह कराने की जरूरत पड़ती है वो। अभी ब्रोंकोस्कोपी आने वाला है, वो भी जल्दी आ जाएगा, उसका भी
हो रखा है। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा होता है जिसके थ्रू हम सांस की नली में सीधे पाइप डालते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होता है पेट में डालते हैं, जी वैसे एक पाइप होती है जो सीधे लंग्स के अंदर डाली जाती है, वहाँ से फिर सैंपल करके हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जी, वो आने वाला हम चेस्ट में करते हैं बेसिकली, अभी आया नहीं है, वो भी शुरू होने वाला वो है। सुविधा भी आप हाँ यहाँ जी, देने वाले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो सारी सुविधाएं फ्री हैं। ऑलमोस्ट सब बिल्कुल सब फ्री है। लोग दवाइयों का भी सिंस ये एक WHO से और इंडियन गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, तो इसकी दवाइयों की ऐसा कमी नहीं होती है। बहुत कभी कभार गलती से हो गया तो हो गया, जी दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, बट अभी तक जल्दी ऐसा नहीं हुआ है। मोस्टली इसकी दवाई मिल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। अच्छा, खान पान भी एक बड़ा कारण है बिल्कुल कि हमारे जो लोग रिच डाइट नहीं लेते हैं वही या मतलब भूखे रहते हैं, या चाय, क्या चाय भी कोई, चाय का कोई इफेक्ट भी है क्या? चाय और सिगरेट या नहीं, चाय का है, नहीं सॉरी, सिगरेट का है। चाय सिगरेट का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपके बॉडी को गैस्ट्राइटिस करा सकता है, वो डायबिटीज में उसका रोल है। लेकिन अच्छा इसमें डॉक्टर साहब, नहीं है। ये HIV और जो ये अगर HIV का भी एक बड़ा रोल है क्या टीबी में? बिल्कुल, टीबी के साथ मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। जी ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कौन होते हैं? जैसे कि जिनको सबसे पहले डायबिटीज हो गया, ये सबसे लोअर दर्जे का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस। जी इसके बाद आता है HIV, HPCV, HCV, ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, मतलब बॉडी के अंदर लड़ने की क्षमता ही खत्म कर देते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं, तो जो इन बीमारियों से वैसे HIV वगैरह से आपका जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने का है, डायग्नोस करने के बाद जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अब जो हमारा रिसेंट गाइडलाइन है उसमें हर पेशेंट का HIV और शुगर, ये दो चीज़ होना ही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो टीबी है वो इन दो में से किसी एक बीमारी से ग्रसित होते ही होते हैं। अच्छा, HIV या शुगर? शुगर, तो इसका हर पेशेंट का होना ही है, ये बाय लॉज में लिखा हुआ है। अगर आप डायग्नोस कर रहे हैं, मैंने वहाँ मान लो हम लोग के डायग्नोस करके भेज दिए, हम उससे में नहीं करवा पाए, HIV नहीं करवा, हमने शुगर नहीं करवाया, लेकिन वहाँ से फिर वापस पेशेंट को भेजा था, अब ये दो जाँच करा के अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो अकॉर्डिंगली उसकी दवाई चलेगी होती है। ये कोरोना का कितना इफेक्ट पड़ा टीबी के मरीजों पे? देखिए कुछ ऐसा, कुछ आप लोगों ने कुछ स्टडी किया क्या? ऐसा स्टडी ऐसा नहीं हुआ है कोविड के ऊपर, लेकिन हाँ अगर सिंपल देखा जाए तो कोविड भी एक तरह का बीमारी जिसमें लंग आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जी ठीक है। जब और कईयों को देखा गया डायबिटीज को भी कर दिया इसने, जी तो इसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा ही आएगा उसके ऊपर। अगर हाँ। पेशेंट उससे इफेक्टेड है, कोविड हुआ, कोविड की वजह से लंग, ऑलरेडी टीबी ने लंग को खराब किया, कोविड उसके ऊपर और हो गया तो वो लंग को लेके बैठ जाएगा पूरा। वो इफेक्ट है उसका, फाइट ऑफ दो स्टडी करें चाहे ना करें। अगर कोविड हो रहा है तो टीबी के पेशेंट को तो डेट्रीमेंटल है, खाली कोविड है तो दे आर ऑल्सो प्रोन टू गेट अदर डिजीजेस। ये स्पाइन टीबी भी होती है? बिल्कुल, कई है। आप टीबी नाम लीजिए, वहाँ टीबी हो सकती है, आँख में हो सकती है, दिमाग में हो सकती अच्छा, है। ये ब्रेन टीबी, या ब्रेन टीबी हो सकता है, आँख में होता है, आँख में भी टीबी होता है? बिल्कुल, मैंने बोला आप नाम लीजिए, वहाँ का टीबी हो सकता है अच्छा, जी, उस नाखून का नहीं होगा। हम लोग अभी हुआ है। तक आमतौर पे ये चेस्ट की टीबी, चेस्ट की भी होती है, हम लोग की चेस्ट की थी, हम MD जब करने गए जी उससे पहले हमको माना था टीबी इतना ही तो होगा। जब उसमें MD करने गया तो खाली टीबी की हमारी जो बुक का मोटाई अगर देखेंगे आज से 6 साल पहले, डेट वॉज अराउंड आई थिंक 12 सेंटीमीटर उसका पूरा थिकनेस रहा होगा, तो बड़ी सी बुक, छोटी नहीं। खाली टीबी को इतनी मोटी बुक कैसे हो सकती है, उसमें हर एक तरह की टीबी है। आंखों में आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि आंखों में भी टीबी हो सकती है, बिल्कुल, इसके क्या सिम्टम्स हैं आंखों में जो जिसको? आँख से पानी गिरना, ईचिंग होना, रेडनेस बार बार होना, अच्छा और किसी की दवाई से क्योर नहीं हुआ हो। अच्छा, किसी भी दवा से क्योर नहीं होगा? ट्यूबरकुलर तो क्योर होगा नहीं, तो ATT चाहिए होगा तभी ठीक होगा। और स्पाइन टीबी में क्या होता है? स्पाइन टीबी और बुरा है, फेफड़े का जो लोग सांस में दिक्कत है, स्पाइन में अगर हो गया, अर्ली एज में पकड़ गया तो ठीक, लेट हो गया तो आपको उतने दूर का स्पाइन ही खराब कर देगा। ये हो सकता है पैरालिसिस के उसमें चले गया, हो सकता है पैरालिसिस नहीं भी हो तो हड्डियाँ इतनी टूट गई हैं कि रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, मतलब जो नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है वो हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो उसमें कॉन्टिन्यूसली पेन में रहेगा आपको। स्पाइन टीबी का कारण क्या है? स्पाइन, ये सब सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, प्राइमरी इज ऑलवेज पल्मोनरी, पल्मोनरी। प्राइमरी वही होता है।
जी। कई बार ऐसा होता है प्राइमरी है लेकिन वो उतना इन्फेक्ट नहीं किया, वहाँ से ब्लड को ट्रेवल करते हुए अलग ऑर्गन्स पे पहुँच गया, पेट में पहुँच गया या फिर ये औरतों में आपका यूट्रस में हो जाता है या फिर स्पाइन में चला जाता है या ब्रेन में चला जाता है। प्राइमरी यहाँ से शुरू होता है, सेकेंडरी आपका कहीं भी जा सकता है। तो ये जो मतलब ये जब शुरुआत में अगर जो आपने इलाज नहीं कराया, तो वो बढ़ते-बढ़ते आपको किसी कई अंगों को। ज़रूरी नहीं कि हर केसेस में बढ़े। अच्छा, कई बार ऐसा होता है लंग्स तक ही रहता है, लंग्स को इतना डैमेज कर देता है आदमी बच नहीं पाता है। लंग्स को। लंग्स को इतना डैमेज कर देता है। हुँ, उसके बाद फर्दर और इम्यूनिटी लो हुई तब वो ब्लड से ट्रेवल करके बाकी जगह पहुँचेगा। हुँ। तो डिपेंड करता है इम्यून स्टेटस पेशेंट का कैसा है। ये डॉक्टर साहब नवजात शिशुओं में भी क्या टीबी के मामले आ रहे हैं? आते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ, मिल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये हमको मैं अभी यही देख रहा था हुँ। कि जैसे कि बच्चों में और एक तरह का ये जो कुबड़ वगैरह निकल जाता है, हुँ, स्पाइन टीबी, हुँ। स्पाइन टीबी जो बिल्कुल। ये कुबड़ वगैरह निकलता है तो उसी में होता है। हो तो कहीं मिल सकता है हाँ, एक रीज़न ये भी है। ये एक रीज़न ये भी है। बिल्कुल। जी। तो बेसिकली सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि हम बचाव इससे कैसे करें? पहला, जब भी खाँसी है, मुँह को कवर रखिए। सामने वाला खाँस रहा है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, बोले भैया अपना मुँह को कवर करके रखो। अगर उसको नहीं समझ में आया तो हमको भले ही साम, दाम, दंड भेद समझाना है कि आपका मुँह बंद होना चाहिए। तो यहाँ आपको जो मरीज़ आते हैं, उनको एडमिट करने की भी सुविधा है। बिल्कुल। तो अभी आपका कितने बेड का हो यहाँ? टोटल हमारे हॉस्पिटल तो 300 बेड है। अच्छा, लेकिन टीबी मरीज़ों के लिए। देखिए अलग से ऐसा कोई वो डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पे। अच्छा। पेशेंट आएगा तो उसको ऐसा नहीं कि नहीं रखा जाएगा, हुँ। रखना ही है, वो आएगा हमारे और पास। वो जो आपकी एक ब्रांच है, जो नंदा नगर वाली, जी, वो इसी के लिए खोली गई थी, तो वहाँ भी लोग एडमिट होते हैं? हाँ, वहाँ भी होते हैं, अभी फंक्शन भी हो गया है वो, लेकिन अब उसको खाली पहले वो टीबी अस्पताल था, अब टीबी सह सामान्य रोग चिकित्सालय हो गया वो, अच्छा, सामान्य रोग। सामान्य रोग भी आ गया। तो ये उसको अच्छा बहुत किया बदलाव गवर्नमेंट ने, है। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल आपका जो सदर जी, अस्पताल, जी, ये बहुत पुराना है बिल्कुल, और आमतौर पे लोग यहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो आपने बताया कि भाई जो ये छुआछूत का रोग है और एक दूसरे से फैल सकता है बैक्टीरिया के जरिए। इसके बैक्टीरिया क्या दवाओं से मर जाते हैं या अंदर छिपे रहते हैं? जब भी कोई अनुकूल, जैसे अपना बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, तो उस समय सक्रिय हो सकते हैं। होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोर्स पूरा खत्म किया हुआ है तो प्रतिरोधक क्षमता री-इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, रीएक्टिवेशन भी होता है लेकिन बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकते उसको। रीज़न बीइंग अब नया टीबी का बैक्टीरिया आया है कि पुराना आया, उसका पूरा डीएनए एनालिसिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ का है वो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको इन्फेक्शन एक बार हो चुका, आपने दवाइयाँ खा ली तो आपको दोबारा बीमारी नहीं हो सकती। और जिन बच्चों को बीसीजी का टीका लग जाता है, जी, तो क्या उनमें इनकी ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं? हाँ, वो एक तरह से हम लोग उसको इम्यूनिटी की तरह मानते हैं। कोई ऐसा टीका नहीं बना कि जो लगा लिया जाए और ये टीबी ना हो? एक्सेप्ट बीसीजी कोई और टीका नहीं है। बीसीजी भी 100% वो नहीं कवर करता है कि आपको नहीं ही होगा। अच्छा। इट गिव्स सम प्रोटेक्शन, कुछ हमको सुरक्षा देता है। हुँ, 100% उसका भी नहीं है। जी। तो आपके पास तो बहुत सारे केसेज़ आते रहते होंगे बिल्कुल, और आप उनको देखते हैं। बिल्कुल। आप लोग क्या प्रिकॉशंस अपनाते हैं? आपको भी तो अपना बचाव करना होता होगा। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, हम लोग अपने आप को कवर रखते हैं। दूसरा आई एम वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर आपको खांसी आई तो या तो आप बाहर निकल जाइए, नहीं तो मुँह कवर करके रखिए। जी। अगर आप नहीं रखेंगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। ये हॉस्पिटल्स में भी जो मरीज़ आते हैं, वो उन मरीजों के ज़रिए भी ये फैल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग डाँटते क्यों हैं? देखिए, डाँटना नहीं चाहता कोई, लेकिन मजबूरी है कि नहीं समझ रहे हैं। अभी कुछ ही साल पहले कोविड गया है, पूरी दुनिया ने चिल्ला-चिल्ला के कहा मास्क पहनो, खाँसी है मुँह को हाथ रखो। उसके बाद भी लोग बोलते हैं ये समझ में नहीं आया पूरी तरीके से कि हमको अपना मुँह कवर रखना चाहिए। ना सिर्फ टीबी, बाकी कई सारी बीमारियाँ जो चेस्ट से होती हैं वो रुक सकती हैं, सिंपल इससे, मास्क से। मास्क से।
इधर उधर थूकना नहीं है। आप क्या करते हैं, आया खांसी है, तुरंत निकाले वहीं फेंक दिए, तो टीबी का बैक्टीरिया मरता नहीं, वहीं पड़ा है। जो कमजोर आदमी उधर से गुजरेगा उसको लेके जाएगा वो। ये जो तंबाकू खाते हैं लोग, हम्म, जैसे सुर्ती वगैरह यहाँ पूर्वांचल में बहुत ज्यादा, बिल्कुल तो ये भी टीबी का एक कारण बन सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीज पता नहीं, इम्यून सिस्टम को जो भी चीज वीक करेगा वो लेके आएगा। एक आदमी डॉक्टर साहब जो कॉमन मैन है, वो कैसे अपने को स्वस्थ रखे, किन बीमारियों से बच सके, पहले इसके तो बारे में भी जरा बहुत बताइए। सिंपल, सबसे पहले सिगरेट, जी। धूम्रपान जितनी भी तरीके होते हैं, दारू, इन सबसे बचा रहा है। देखिए हम नहीं बोलेंगे कि आप बिल्कुल ही बाहर का मत खाइए, बट कम खाइए, बाहर का कम खाइए। बहुत ज़्यादा 100% नहीं रोक सकते, हमको नहीं रोकते, हम भी जाते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ के आजकल के बच्चों को देखते हैं, वो पूरे घर में मम्मी बोली डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खाती, इसको भूख नहीं लगता है। पहले बस दूसरा सवाल इसे ये पूछिए, इसको मैगी देख के भूख लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर, तब तो लगता है। जब मैगी देख के भूख लगता है तो इसका हम इलाज कैसे करेंगे? मैगी देख के लग रहा है, खाना देख के नहीं लग रहा है। ये तो बेसिकली हमारे दिमाग ये मैगी वगैरह भी जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड, ये आप हमको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे ना। ये पेट भर दे रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं मिला, कोई विटामिन नहीं गया, ना बी गया, ना सी गया, ना ए गया, ना डी गया, कुछ नहीं गया। तो हमको न्यूट्रिशन नहीं दिया, उससे कुछ बीमारी, मैगी से बीमारी नहीं हो रही है। बट जो आदमी खाली मैगी, चाउमीन, पास्ता इस पे रह रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ मिल रहा है? हमको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। हमने बोला ठीक है आप खाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, बट आप फ्रूट्स भी खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाइए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, ये सब प्रिकॉशन रखिए, आप इधर उधर थूकिए मत। सिगरेट ये को जो पीजिए। महिलाएं खाना बनाती हैं लकड़ी पे, क्या धुआं से भी जो अंदर धुआं जाता है उनके फेफड़े में, तो ये भी टीबी का एक कारण? देखिए हो सकता है, हम वही बोले, जो भी चीज हमारे लंग्स को वीक करेगा दैट कैन कॉज टीबी। अब जो आपने बोला कि जो लकड़ी पे खाना बनाती है, हम लोग उसको चूल्हा स्मोक बोलते हैं, जी। अब बहुत कम हो गई। ये हमारे जब हम कॉलेज में थे तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट होता था कि आप घर में खाना किस पे बनाते हैं, गैस पे या चूल्हे पे। चूल्हे पे बनाते हैं तो दिन में कितनी बार बनाते हैं, कितने साल का एक्सपोजर है आपको, उससे हम उसको देखते हैं। तो उससे हमको ये पता कि स्मोक इनहेलेशन इनका इतना है, दे आर मोर प्रोन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस, नॉट ओनली ट्यूबरकुलोसिस। सीओपीडी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। सीओपीडी होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो चूल्हा स्मोक, बेसिकली स्मोकर्स में होता है। तो जो कई पेशेंट में देखते थे कि कुछ स्मोकिंग नहीं किया, कभी नहीं किया, फिर भी डेवलप कर रहे, तो उनमें चूल्हा स्मोक की हिस्ट्री आती है, खासतौर पर महिलाओं में आती थी। अब तो कम हो गया, अब हर घर पे चूल्हा, अब तो गैस हो गया, तो अब ये कम हो गया। बट ये पहले एक प्रमुख रीजन था उन महिलाओं में जिनको कोई भी और फॉर्म ऑफ स्मोक का एक्सपोजर नहीं था। तो आपने तो, आप मूलतः गोरखपुर के जी रहने वाले हैं, और टीबी पे आप एमबीबीएस हैं और एमडी भी। जी। तो इस बीमारी में जो अभी जो समय समय पे जो रिसर्च हो रहे हैं, जो नए रिसर्च, उसमें जो इसका बैक्टीरिया है वो वही है कि उसमें कुछ ग्रोथ कर रहा है या कुछ नई बैक्टीरिया आ गई? नहीं, बैक्टीरिया तो वही है, लेकिन वही बताना आपको, लेकिन उसने अपने को रेजिस्टेंट किया, वही मत समझे। पहले हमने क्या बोला, जो आदमी बार बार टीबी दवा खा के छोड़ रहा है, होता क्या है, हमने 1 महीना खाया, हमारा बैक्टीरिया सुप्त अवस्था में चले, उसको मारने के लिए 6 महीने चाहिए, हम 1 महीने में क्योर हो गए, बट बैक्टीरिया सुप्त अवस्था में है, उसको खत्म करने के लिए हमको 6 महीने चाहिए, इसलिए हम दवा का एक्सटेंडेड कोर्स चलाते हैं। लेकिन जो आदमी 1 महीना खाया, फिर छोड़ा, फिर 10 दिन खाया, फिर छोड़ा, तो उसके बैक्टीरिया को भी आदत होते चलता है। मतलब इसका ये है कि जब भी आप दवा शुरू करें तो कंटिन्यू उसका कोर्स पूरा करें। बिल्कुल, हम लोग में देखा गया, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, हमको नहीं पता क्यों शुरू किया, टीबी का दवा शुरू कर दिया। अगर इनिशियल 8-10 दिन में अगर तो मैं रोक देता हूँ, बट अगर वो महीना 1.5 महीना दवा खा के आया है, स्टिल मुझे पता है टीबी का बीमारी इसको नहीं है, लेकिन उसका दवा नहीं रोकता, मुझे आप 6 महीना खाइए इसको। रीजन में अगर हमने उसको 1.5 महीना पे रोक दिया, आगे चल के कोई अंदर मान लो बैक्टीरिया था, क्योंकि इन्फेक्टेड मैं भी हूँ, मैं इन्फेक्टिव नहीं हूँ, मैं इन्फेक्टेड हूँ, मतलब मेरे अंदर बैक्टीरिया ही है। अगर मैंने 1.5 महीना खा के वहाँ पे दवाइयों को बंद कर दिया, तो मेरे अंदर जो बैसिलाई है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कभी भी मेरा इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो ये जो डेवलप करेगा, ये गड़बड़ डेवलप करेगा। तो अगर महीना 1.5 महीना गलत भी खा के आ रहा तो भी हम नहीं रोकते उसको। जो डायबिटीज के जो रोगी हैं और उनको टीबी भी है,
तो उनके इलाज में तो मुश्किल काफ़ी होती है। बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि डायबिटीज़ में जो दवाइयाँ हम लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म लीवर में बहुत ज़्यादा होता है। जी जो टीबी की दवाई खाती है वो लीवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। तो जो दवाई आप 500 मिलीग्राम खाए तो ऑटोमेटिकली 1000 मिलीग्राम होगी, उसको मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। कई बार हमको इसी वजह से पेशेंट का अगर शुगर नहीं कंट्रोल होगा तो टीबी कंट्रोल नहीं होगा। जी शुगर हैज़ टू बी कंट्रोल टू कंट्रोल टीबी केसेस। जी अगर हमको इंसुलिन पे जाना पड़े तो वी हैव टू गो टू इंसुलिन, हमको उसको रोकना होगा जी। तभी कंट्रोल होगा। तो आप तो डॉक्टर साहब 2016 से यहाँ हैं जी, और आपके परिवार में भी कोई डॉक्टर था? मेरे परिवार में मेरी दीदी डेंटिस्ट बनी है, अच्छा इसके अलावा कोई और नहीं है। आपने अपनी पढ़ाई से चूँकि सारी चीज़ें आपने अपने यहाँ से उठ करके, सहजनवा तो गांव का ही इलाका है, बिल्कुल। वहाँ से उठ करके आपने ये हम सहजना में मतलब हमारा गांव है वो, बट हम जी। कभी वहाँ रहे नहीं हैं। जी जी मेरे पापा स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में थे अरुणाचल में, जी तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप अरुणाचल से हैं, वहाँ से पूरा पढ़ाई किया है। उसके बाद अपनी यूजी करने के लिए हम पहले तैयारी करने के दिल्ली गए, फिर अपना यूजी कॉलेज पहुँचे, फिर पुणे गए। अब क्या करें, 2016 से परमानेंटली यहाँ आना शुरू हुआ। जी। तो मतलब ये है कि जो लबो लुबाब आपने जो सारी जानकारी दी जी कि उसमें ये है कि इस टीबी का इलाज संभव है बिल्कुल। और बस समय से आप अपनी जांच करा लें और नीम हकीम के चक्कर में न रहें, बिल्कुल और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आराम से। और इन सारी चीज़, और हमारे जो जो यंगस्टर्स या जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें स्वस्थ रहने के लिए? तो पहले चाहूँगा तो कि- नीम हकीम खत्रीजान हम सब ने सुना है, जी उनको आधी चीज़ें बतानी होती हैं। जी कई बार टीबी की दवाइयाँ गलत शुरू हो जाती है, बीमारी कुछ और रहती है, उसका टीबी की दवा गलत चल रहा होता है। कई बार टीबी सामने दिख रहा है फिर भी दवा नहीं शुरू करते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कई बार टीबी कई बार दिखाई देगा, आपको लंबी खांसी है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो आपको अपना डॉक्टर चेंज करके या तो निजी अस्पताल में कहीं जाइए, बट उसको प्रॉपरली एवेलुएट करिए क्या है। दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बशर्ते आप टाइम पे पहुँच जाएँ। आप अगर समय से आएंगे, आप डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखें। जी रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट है। डाइट हमारे इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा जरूरत है। डाइट इम्प्रूवमेंट, डाइट इम्प्रूवमेंट प्लस रेगुलर एक्सरसाइज दोनों। रेगुलर एक्सरसाइज। तो आज आपको डॉक्टर साहब ने क्षय रोग के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके पास सारी सुविधाएं हैं और सरकारी अस्पतालों में बगैर कोई पैसा खर्च किए आपको सारी जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो हम जो भी हमारे दर्शक और श्रोता इसको सुन रहे हैं, यदि किसी को कहीं से भी कोई डाउट है, ये डॉक्टर साहब किसी को डाउट है तो भी तो आपको यहाँ आके अपना चेकअप करा सकता है, दिखा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है हम ठीक हो तैयार हैं। तो हमारे चिकित्सक यहाँ उपलब्ध हैं जिला अस्पताल में, आप उस सुविधा का लाभ उठाएं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रशांत सिंह जी आए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम ऐसे चिकित्सकों की जो मनोयोग से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हम डॉक्टर साहब के का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।